नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के टॉपिक के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं श्रीलंका की हालत को कि आज जो श्रीलंका की हालत हुई है उसके पीछे जिम्मेदार कौन कौन है। और उसके अलावा मैं आपसे बात करने वाला हूं 1948 से, जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है। तो हम श्रीलंका की आज़ादी के बाद से सिंहली और तमिल के बीच का झगड़ा भी देखेंगे, वहां से एलटीटीई कैसे उभरा ये भी देखेंगे, उनके झगड़े के कारण कैसे हमें हमारे पीएम को गंवाना पड़ा। राजीव गांधी जी की बात कर रहा हूं, जो पीछे आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, वो कैसे हुआ। फिर फाइनली एलटीटी खत्म कब हुआ और आज जो हालात हैं उनके पीछे क्या बड़े कारण है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारा देखने वाले हैं। और ये देखने के बाद में आपको अलग से श्रीलंका के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहने वाली है, एकदम क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखो बात है मई 1991 की, 1991 की। राजीव गांधी जी जो है चुनावी दौरे के दौरान तमिलनाडु के दौरे पे थे। तमिलनाडु के अंदर एक जगह है श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु का चेन्नई जो है, चेन्नई से लगभग 48 किलोमीटर पड़ता है श्री पेरम्बदूर। यहां उनकी चुनावी सभा थी, ये जो जगह दिखाई दे रही है उनको, और राजीव गांधी जी यहीं खड़े थे। ये पेंटिंग वहां पे बनी हुई है, आप कहीं कभी जाओगे तो बाहर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ रहेगा श्री राजीव गांधी नेनई वक्कम। ठीक है, समाधि स्थल है शायद तमिल में मीनिंग उसका। तो इस जगह पे राजीव गांधी जी खड़े हुए थे और एक लेडी आई, वो एलटीटीई से संबंधित थी। ठीक है, बात करेंगे एलटीटीई क्या है। एलटीटीई से संबंधित थी और उसने आके अपने आप को उड़ा लिया, एक बॉम्ब बांध रखा था उसने यहाँ पेट के ऊपर, और उस बॉम्ब के साथ ही हमारे राजीव गांधी जी जो है हमारे पीएम, ये वो लेडी थी जिसको फोटोज में, अब ये थोड़ी हो सकता है आपको एकदम क्लियर ना दिखाई दे रही हो इमेज, क्योंकि पुरानी फोटोज हैं ये। तो इसके साथ ही हमें हमारे पीएम को गंवाना पड़ा था इस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। तो हम श्रीलंका की पूरी हालत को समझने वाले हैं। आप कभी चेन्नई जाते हैं तो चेन्नई के पास में पड़ेगा श्री पेरम्बदूर, यहां जाना बिल्कुल ना भूलें, जगह काफी अच्छी है। और प्लस आपको याद भी रहेगा हमारी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे हमारे पीएम को मार दिया गया कुछ अलगाववादी लोगों द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम शुरुआत करेंगे 1948 से। देखो बात है 1948 की, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ। भारत इससे एक साल पहले आज़ाद हो गया था। ठीक है, श्रीलंका आज़ाद हुआ है 1948 में। आज़ादी के वक्त जो है यहाँ का जो पॉपुलेशन का जो आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन या फिर एथनिक कंपोजिशन जो है कि कितने लोग कौन कौन थे। तो यहां पे क्या था, दो टाइप के लोग ज्यादा थे, और भी थे, बौद्ध क्रिश्चियन वगैरह भी थे। एक तो यहाँ की जो मूल निवासी जिनको कहा जाता है सिंहली, इंग्लिश वाले बोलेंगे सिन्हाली। ठीक है, ये लोग जो है उस टाइम पे 74% थे। 74% सिन्हाली थे जो खुद को कहते थे कि हम इस देश के ओरिजिनल लोग हैं। ठीक है, और 18% तमिल थे। अब ये तमिल कौन थे, एक टाइम पे 19वीं और 20वीं शताब्दी के टाइम पे अंग्रेज जब चाय के बागानों में काम करवाने के लिए कुछ तमिलियंस को लेके गए थे, वो लोग थे ये भी दो तरह के थे। इनमें से 13% तो वो थे जो श्रीलंकन तमिल थे, जो शुरू से वहीं रहे हैं, इनको कहा जाता था श्रीलंकाई तमिल। और 5% जो थे वो भारतीय तमिल थे। ठीक है, श्रीलंका का अगर आपने मैप देखा हो तो मैप के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये लोग ज्यादा रहते थे। इनकी जो बस्तियां हैं वो, उनका घनत्व ज्यादा जो है वो उत्तर के इलाकों में है, जाफना वाले इलाकों में। अभी मैं मैप में दिखाऊंगा आपको जाफना कहाँ है, जहां ये पूरी घटना उसी के अराउंड चलती है, जाफना के आसपास ही। तो श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल, और ये वहां का एथनिक कंपोजिशन था। इनके अलावा लगभग 7% क्रिश्चियन थे, 1% मुस्लिम वगैरह, इस तरीके से कुल मिला के श्रीलंका की ये आबादी थी। ठीक है, तो जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद से ये बातें चलने लगी कि भाई यहाँ के मेन लोग कौन है, सिन्हाली है, तो हमारा देश जो है हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे पक्ष के कानून होने चाहिए, हमारी भाषा होनी चाहिए, ये सब बातें चलने लगी। तो सिन्हाली और तमिलों के बीच में मनमुटाव हो गया और आपस में छुटपुट लड़ाइयां भी करते रहते थे, ये छोटे मोटे दंगे भी हुआ करते थे। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, जहां से इन सब दंगों को या ये हरकतें जो हो रही थी इनको बूस्ट मिला, बढ़ावा मिला, 1956 की बात है। 1956 में श्रीलंकाई गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक एक्ट पास किया, एक बिल पास किया, और उसमें उन्होंने कहा कि श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है
वो होगी सिन्हाली। सिन्हाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, राजभाषा बना दिया उन्होंने। अब जैसे ही ये बात निकल के आई, जितने भी सिन्हाली के अलावा लोग थे, बाकी तो 7% क्रिश्चियन, वो बौद्ध भी थे और भी थे, मेनली सिन्हाली जो थे ये सारे के सारे बौद्ध थे। ये 74% जनसंख्या जो है ये बौद्ध थी। बाकी तमिलियंस में कुछ हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, ठीक है। तो ये जो सिन्हाली है, इन्होंने अपनी पक्ष का बनवा लिया कि भाई लैंग्वेज जो है वो सिन्हाली होनी चाहिए। तमिल ग्रुप जो थे उनको ये बात अखरी, उन्होंने कहा कि भाई आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, हमारे बच्चों को आती नहीं है, आज तक तो चल ही नहीं रही थी, हम तो एकदम से कट जाएंगे, हमें आपकी कोई स्कीम नहीं समझ में आएगी, हमारे बच्चे आपके यहाँ कोई जॉब नहीं कर पाएंगे, आपकी स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे, और हम आपकी लैंग्वेज क्यों सीखें, हम पे थोप रहे हो आप। ऐसा ही भारत में होता अगर हमने हर भाषा को प्रायोरिटी ना दी होती। अगर हम कह देते कि हिंदी हमारी, हालांकि लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 343 में कि हिंदी राजभाषा होगी, तो वो अभी भी होगी ही चल रहा है कि आयोग बनाएंगे और ये सब हम कोशिश करेंगे, थोपेंगे नहीं। इसीलिए आप देखोगे हर स्टेट के पास पावर है, अपनी लैंग्वेज यूज लेते हैं, तभी तो हारमनी बनी हुई है। वरना श्रीलंका का एग्जाम्पल है हमारे पास में, हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। तो यहां से तमिल ग्रुप जो थे उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया, और इन्हीं तमिल ग्रुप में से, इन्हीं तमिल समूहों में से एक समूह था जिसका नाम था LTTE। ये थोड़ा ज्यादा उग्र था। LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है देश। ये कहते थे एक देश बनना चाहिए, किसके लिए? तमिल लोगों के लिए, ठीक है। इस ग्रुप की बात कर लेते। ये जो अंकल बैठे हैं गोल मटोल से, ये इस ग्रुप के हेड थे। ग्रुप का नाम क्या है? LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है देश, याद रखना, तमिल में वर्ड है ये। अमिल का ईलम का मतलब होता है देश। ये इनके हेड थे। हेड का नाम है प्रभाकरन, वेलु पिल्लई प्रभाकरन। मैं लिख देता हूं, वेलु पिल्लई। आपको जनरली प्रभाकरन लिखा हुआ ही मिलेगा, ठीक है, वेलु पिल्लई प्रभाकरन। ये इनके हेड थे। अब इन्होंने इसको लीड किया और इन्होंने आगे लड़ाई अपनी जारी रखी। ये छुटपुट चीजें चल रही थी, अभी तक कुछ बड़ा नहीं हुआ था। फाइनली 1983 की बात है भाई, 1983। LTTE ने क्या किया, श्रीलंका के 12 या 13 सैनिकों को मार दिया आपसी लड़ाई में, ठीक है। यहां जब श्रीलंकाई सैनिकों को मारा गया, अब आप एक बात बताओ, इस सेना में ज्यादातर लोग कौन रहे होंगे? सिन्हाली रहे होंगे कि तमिल रहे होंगे? तमिल तो बाहर हो ही गए थे, क्योंकि वो तो, उनको तो लैंग्वेज ही नहीं आती थी सिन्हाली। तो ज्यादातर क्या आप यूं मान लो कि पूरी की पूरी आर्मी के अंदर सिन्हाली जो है वो लोग ही सब कुछ संभाल रहे थे, या सरकारी डिपार्टमेंट जो थे उनमें सिन्हाली लोग ही ज्यादा थे। तो श्रीलंकाई सैनिकों को जब मारा गया, किसने मारा? LTTE ने। तो ये इसने एक चिंगारे का काम किया आग लगने में, और यहां से सिन्हाली जो लोग थे वो अगेंस्ट हो गए तमिल्स के। अगले ही दिन दंगे छिड़ गए कि LTTE वाले जो है, या तमिलियंस जो है, ये हमारे अगेंस्ट है। और इसके अंदर 3000 से ज्यादा तमिलियंस मरे और घायल होने वाले अलग हैं। तो ये जो चिंगारी है ये फैल गई पूरे श्रीलंका के अंदर कि तमिल जो लोग हैं वो श्रीलंका के अगेंस्ट है। और यहां से अब हथियार उठने शुरू हो गए। जैसे ही आपको पता है 1857 1857 की क्रांति, उसके अंदर कोई बोले कि भाई वो चिंगारी क्या थी, जहां से 1857 का जो मूवमेंट है, जो हमने लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हम तपाक से बोलते थे कि गाय और सुअर की चर्बी वाली राइफल्स अगर ना आती तो शायद ये क्रांति कुछ समय के लिए टल जाती, आगे बढ़ जाती। होता ना कि आने वाले टाइम में होती, लेकिन उस समय नहीं होती। यहां भी यही हुआ। 1983 में अगर इन सैनिकों को नहीं मारा जाता तो ये दंगे इतने बड़े पैमाने पर ना फैलते। तो जैसे ये हुआ, LTTE प्रॉपर तैयारी में कूद गया, और यहां से LTTE को फायदा भी हुआ। फायदा ऐसे हुआ कि जब श्रीलंका में तमिलों को मारा जाने लगा तो बड़ी संख्या में लोग LTTE से जुड़ने लगे कि भाई इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम रक्षक हैं तमिलों के। तो श्रीलंकन तमिल जो है बहुत इनको ज्वाइन करने लगे, लेडीज मेल सब लोग ज्वाइन करने लगे, और LTTE बढ़ने लगा, हथियार आने लगे, इंटरनेशनल जो है हेल्प मिलने लगी, काफी जगहों से ऐसा सब चल रहा था। अब LTTE जो है, इन्होंने अपना जो सेंटर है वो बनाया जाफना को। जाफना कहां पड़ता है? देखो ये भारत है, भारत के बिल्कुल यहां पे आपने देखा है श्रीलंका है। श्रीलंका में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है ये, इसका नाम है जाफना। और जाफना के आसपास एक तरह से आइलैंड टुकड़ा मान सकते हो, अब एक तरह से द्वीप है श्रीलंका से जुड़ा हुआ।
इसके आसपास इन्होंने अपनी गतिविधियां बढ़ाई, अपने कैंप लगाए, पूरा जंगल वाला एरिया है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है अब पूरी तरीके से आमने सामने हो रखे हैं, बिल्कुल सामने आ गए हैं, लड़ाइयां चल रही है, छुटपुट छुटपुट सब कुछ चल रहा है। फाइनली श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है प्रेशर में आई और उन्होंने 1987 में अपने लगभग 10,000 सैनिक जाफना भेज दिए कि भाई जाओ और एलटीटी वालों को ढूंढ ढूंढ के निकालो। कब की बात है ये? 1987। अब जो श्रीलंका में गृह युद्ध है वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है। पूरी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमग हो रही है, बाहर वालों से नहीं, आपस में ही लड़ाइयां चल रही है। हमारे यहां भी हो सकता था, याद है ना आपको? अगर हमने भाषा के आधार पे स्टेट्स ना बनाए होते, हमने सीखा इन सब से, इन्होंने नहीं सीखा। तो जैसे ही यहां सैनिक गए और पूरी मारकाट शुरू हो गई, यहाँ पे हवाई बम डाले गए और किए गए, पूरा जंगल वाला एरिया है, बहुत तमिलियंस को मारा गया यहाँ पे। अब हम इनके बिल्कुल बगल में बैठे हैं। भारत सरकार के ऊपर भी प्रेशर आया कि भाई हमारे ही लोग हैं, आज भले ही ना हो लेकिन एक टाइम तो थे, 100 200 300 साल पहले गए हैं, तो आप इंटरफियर करो। फाइनली भारत सरकार ने डायरेक्टली इंटरफियर तो नहीं किया। हमने क्या किया कि कुछ टन राहत सामग्री भेजी, खाना, दवाइयाँ वगैरह ये सब। हमने बोला भाई हम यहाँ से, देखो ये बिल्कुल पास है हमारे जाफना वाला हिस्सा, तो हमने बोला भाई हम लोग यहाँ जो है राहत सामग्री भेजना चाहते हैं। तो पहले नेवी के थ्रू भेजा गया, लेकिन श्रीलंकन नेवी ने रोक दिया हमें बीच में, तो जा नहीं पाए। फाइनली हमने क्या किया कि बड़े बड़े 2 विमान मंगाए गए, उनमें सारी चीज़ें लोड करी और बोले कि भाई आपको जाफना जाना है, ठीक है। और उन विमानों को कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंकन आर्मी उड़ा दे उनको, तो हमने उनके साथ में जो उस टाइम पे मिराज हुआ करते थे हमारे पास में विमान, उनको कवर देने के लिए भेजा कि, और साथ ही साथ एक संदेश भी दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि अगर हमारे विमानों के ऊपर अटैक हुआ तो इसको सीधा तौर पे युद्ध माना जाएगा। हम सिर्फ राहत सामग्री भेज रहे हैं, जो एक ह्यूमैनिटी, जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है ना भारत का, हम उसके नाते पूरे विश्व को परिवार मानते हैं और हम कुछ नहीं, बस राहत सामग्री भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे युद्ध की बातें होने लगी, श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थोड़ा प्रेशर में आई। इस टाइम पे श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं वो हुआ करते थे जयवर्धने, तो थोड़ा प्रेशर में आए। फाइनली हमने बोला कि भाई देखो शांति करनी पड़ेगी आपको, बात चली। तो एलटीटीई के जो लीडर हैं उनको दिल्ली बुलाया गया। भारत सरकार ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को बोला कि भाई हम लोग 2 हेलीकॉप्टर्स भेजने वाले हैं, इसमें प्रभाकरण को आने दिया जाए, आप लोग कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, हम चाहते हैं कि आपके यहाँ शांति हो जाए। श्रीलंकन गवर्नमेंट भी परेशान हो ही चुकी थी बुरी तरीके से। आप देख रहे हो 10,000 सैनिक लगे हुए हैं, छोटा सा देश है, पूरा सिस्टम हिल गया, गृह युद्ध में चला 30 साल। तो यहाँ से जो वेलुपिल्लई प्रभाकरण है उनको दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में एक अशोक होटल है, 1987 की ही बात चल रही है, अशोक होटल में बात हुई हमारे प्रधानमंत्री से। कौन? राजीव गांधी जी। ये भी पुरानी फोटोज ही हैं तो क्लियर नहीं है ज़्यादा, ये राजीव गांधी जी हैं और उनकी लोग बैठे हुए, ये इसमें प्रभाकरण है, ठीक है। तो यहाँ मीटिंग हुई और इनको बोला गया कि भाई आपको क्या करना है, शांति समझौता करना है। तो प्रभाकरण ने बोला भाई मैं क्यों करूं, बदले में हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो यहां बात हुई कि भाई तुम्हें श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है उसमें एक बड़ा ओहदा दिया जाएगा, ताकि आप अपने लोगों का जो भविष्य है उनको जो है सुरक्षा दे सको, ठीक है। तो यहां इन्होंने हामी भर दी कि बोलो ठीक है हम एग्री करते हैं आपकी बात पे, और एक समझौता हो गया जिसमें तीनों ने साइन कर दिया। श्रीलंका ने करे, भारत ने भी करे और एलटीटी की तरफ से साइन हो गया कि चलो ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये जाफना वाला जो एरिया है इसमें हम चुनाव करवाएंगे और चुनाव तक भारत जो है पीस कीपिंग फोर्सेस भेज देगा, ये हम संभालते हैं। सरकार ने हमारी ने कहा कि भाई ये हम संभालते हैं, आप क्या करो, श्रीलंकन गवर्नमेंट को कहा कि आप बस इतना काम करो कि ये जो सैनिक भेजे हुए हैं आपने 10,000, इनको विड्रॉल कर लो, वापस बुला लो। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, ठीक है। अपनी कैपिटल, आज की कैपिटल जो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, पहले कोलंबो हुआ करती थी, वापस आ गए सैनिक जो जहां थे, ठीक है। और हमारी जो फोर्सेस थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस इनको हम कहते हैं, शांति के लिए जो हमारी फोर्सेस जाती है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, लगभग 80,000 सोल्जर अलग अलग टाइम पे हमारे इस एरिया में पहुंचे शांति स्थापित करने के लिए। लेकिन हमारे साथ हुई थोड़ी सी गद्दारी। प्रभाकरण जो है वो एकदम क्लियर था कि हमें तो स्वतंत्र ईलम देश चाहिए, तमिलों के लिए अलग से देश, ये वाला हिस्सा जो है ना इसको काट के लिए हमारे लिए बनाओ, वो ऐसा कहता था। ये बाकी श्रीलंका अलग पड़ा रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे वियतनाम के टुकड़े हुए थे ना वियतनाम वॉर के टाइम पे, अमेरिका था ही उसके अंदर और मुंह की खानी पड़ी थी काफ़ी हद तक अमेरिका को। तो हमारी फोर्सेस गई, श्रीलंकन गवर्नमेंट तो
सैनिक जो है वो तो विड्रॉ कर चुके थे, और हमारी जो आर्मी थी उन्होंने यहाँ पे कैंप बनाने शुरू किए। हमें उम्मीद थी कि यार तमिलियंस जो हैं वो हमें हेल्प करेंगे क्योंकि हम शांति की बात कर रहे हैं। उल्टा हुआ, तमिलियंस चाहते ही यही थे कि यहाँ से श्रीलंकन सैनिक चले जाएं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस आ जाएगी, इनको ज़्यादा पता नहीं है श्रीलंका के बारे में, हटा हटू के पूरा सिस्टम अपने अंडर में लेने की कोशिश रही होगी, ऐसा कुछ प्लान रहा होगा उनका अंदर। तो यहाँ हमारी सेना के ऊपर हमले शुरू कर दिए उन लोगों ने, काफ़ी नुकसान हुआ हमें। ये पूरा ख़त्म होते होते हमारे लगभग 1300 से ज़्यादा सोल्जर जो है इसके अंदर शहीद हुए थे, 3000 से ज़्यादा घायल हुए थे। ये श्रीलंकन गवर्नमेंट का डेटा है, 1997 में उन्होंने ओपन किया था। तो हमें ह्यूज लॉसेस जो है यहाँ देखने पड़े, मतलब हमारे कारगिल से भी ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा सैनिक यहाँ शहीद हुए थे। तो ये पूरा यहाँ लड़ाई चलती रही, ठीक है। अब एक बात और हुई साथ ही साथ, 1987 में जब हमने LTTE को शांति की बात करी तो श्रीलंका के सिन्हाली भी हमसे नाराज हो गए थे। तो राजीव गांधी जी जो हैं उस टाइम पे श्रीलंका गए थे। श्रीलंका जब गए थे तो ये फोटोज देखो आप, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था, श्रीलंकन सोल्जर ऐसे लाइन में खड़े हुए थे और राजीव गांधी जी यूं मूव कर रहे थे और सब लोग वो सलामी वाला, आप समझते हो ना, गार्ड ऑफ ऑनर, वो सब मिल रहा था। इसी टाइम पे एक सिन्हाली सोल्जर ने राइफल के बट से इनके ऊपर अटैक किया था, मारने की कोशिश करी थी। हालांकि जान से नहीं मारने की कोशिश थी। ये वो नाराजगी को शो करता है कि सिन्हाली लोग नाराज थे कि आप तमिलियंस का हेल्प क्यों ले रहे हो, सॉरी तमिलियंस की साइड क्यों ले रहे हो, ये बातें यहाँ हो रही थी। तो हमें इतना तो पता लग गया कि अब दोनों चीजें हमारे हाथ से निकल गई है, सिन्हाली गवर्नमेंट और सिन्हाली लोग दोनों हमसे नाराज है। और उधर LTTE तो अलग ही, जिसको दूध पिला रहे थे उसी ने डसना शुरू कर दिया। उधर यहाँ उन्होंने यहाँ लड़ाइयाँ शुरू कर दी। फाइनली थोड़े टाइम बाद में हमें अपने सोल्जर्स को विड्रॉ करना पड़ा, ठीक है। गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, यहाँ अंदर अंदर लड़ाइयाँ चल रही थी LTTE की, श्रीलंकन गवर्नमेंट निपटने लगी, लेकिन हमारे सोल्जर्स ने यहाँ काफ़ी LTTE के लोगों को भी मारा था। हमारे सोल्जर्स भी शहीद हुए थे और हमारे सोल्जर्स ने भी उनको मारा ही था। तो एक जो बदले की भावना थी वो LTTE के दिमाग में हमेशा से थी, और उसी का परिणाम था मई 1991 का हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हमला। जो राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी श्री पेरम्बदूर में, उसमें अभी तक तो यही है कि LTTE के ही मेंबर्स जो थे वो इंक्लूड थे, और उन्हीं लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें वो चुनावी रैली में गए थे और एक लड़की ने यहाँ पे अपने सुसाइड बॉम्ब बांध रखा था, वो पैर छूने के बहाने नीचे झुकी और बटन दबाया, और उनके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री और ये सब उनके बॉडी के जो खूब सारे पार्ट्स हैं वो उधर फैल गए थे। तो कभी आप श्री पेरम्बदूर जाओगे तो जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट्स पड़े थे वहाँ खंबे लगे हुए हैं बड़े ऊंचे ऊंचे से। आप गूगल पे देखोगे श्री पेरम्बदूर में जो राजीव गांधी जी की समाधि स्थल है, तो उसके नाम से आपको गूगल पे फोटोज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो सब था LTTE के बारे में। अब LTTE यहाँ पे काम कर रहा था। फाइनली 2009 में श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से पीछे पड़ी हुई थी। 2009 में जो प्रभाकरन है उनको मार दिया गया और LTTE खत्म हुआ। लेकिन अभी फिलहाल में ये बातें हुई थी कि भारत सरकार जो है फौज भेज सकती है श्रीलंका के हालात को देखते हुए, क्योंकि श्रीलंका से उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग गए हैं, है ना, राजपक्षे जो हैं वो तो भाग गए हैं और नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लोग पार्लियामेंट तक घुस गए हैं और पूरा सारी व्यस्त व्यस्त हो रखी है, महंगाई दब के बढ़ी हुई है। तो LTTE तो खत्म हो गया। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका इस हालत तक पहुंचा? तो उसके 4 बड़े कारण मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बड़े सिंपल से हैं, कोई खास कारण नहीं है, लेकिन श्रीलंका के बुरे दिन थे तो देखने ही पड़ेंगे। उनके तो जिम्मेदार कारण ये है, सबसे पहला तो कर्जा उधार ले लेके मजे मारते जा रहे हैं। इनका जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से खरीदना, इनका इंपोर्ट है हर साल का $22 अरब लगभग है ये, ठीक है। अभी के टाइम पे नहीं है, आज तो खत्म हो गया, दिवालिया हो गया है पूरी तरीके से। $22 अरब का इंपोर्ट है और बेचते कितना है? सिर्फ $12 अरब का। तो घाटा कितना हो गया? $10 अरब सीधा सीधा नुकसान नहीं हो रहा है, $10 अरब का सीधा सीधा नुकसान है। और ये नुकसान किसका है? ये इनका व्यापारिक घाटा है कि भाई जितना बेच रहे हो उससे ज्यादा आप खरीद रहे हो, तो बीच का मार्जिन कैसे भरोगे? टैक्स से भर देंगे, लोग कहेंगे भाई टैक्स से भर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, 2019 में चुनाव होने वाले थे तो राजपक्षे जी ने प्रॉमिस कर दिया कि अगर मैं जीता तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी, जैसे आजकल भारत में चल रहा है कि पानी फ्री, लाइट फ्री, सब कुछ फ्री दे देंगे। और ये फ्री वाला जो चक्कर है ना,
हमने पाकिस्तान में भी देख लिया है, यहाँ भी देख लिया है। श्रीलंका तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो टैक्स में कटौती की बात की गई और इससे हुआ ये कि गवर्नमेंट के पास जितने पैसे आते थे उसमें 30% की कटौती हो गई। मान लो गवर्नमेंट के पास में टैक्स से 100 रुपए आते थे, तो टैक्स में कमी करने के बाद अब सिर्फ 70 रुपए आने लगे थे। ऑलरेडी आप कर्जे में दबे हुए हो, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं है, आप और टैक्स में छूट भी दे रहे हो। ये हो ही रहा था। साथ साथ में आ गया कोरोना, जैसे ही टैक्स में रिलैक्सेशन मिला कोरोना भी आ गया, और कोरोना के कारण इनका पर्यटन जो है, टूरिज्म जो है, वो ऑलमोस्ट खत्म ही था। 2 साल हमने देखा लॉकडाउन लगा हुआ था, और प्लस बीच में यहाँ पे कुछ टेररिस्ट घटनाएं भी हो गई थी। 3-4 चर्च पे हमले हुए थे, याद है आपको? तो थोड़ा जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो ये सब चीजें भी देखते हैं कि आपके देश में सुरक्षित है कि नहीं है। प्लस कोरोना था ही था। उसके अलावा एक बड़ा डिसीजन और था, इन्होंने बोला हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कीजिए, लेकिन चीजें धीरे धीरे होती है। इन्होंने बोला कल से ही केमिकल फर्टिलाइजर्स पूरी तरीके से बंद। अब आप सबको पता है, जमीन को आपने इतने फर्टिलाइजर्स दे दिए हैं, उसकी आदत हो गई है। अब आप अगली बार फर्टिलाइजर्स नहीं दोगे, जमीन के अंदर इतने मिनरल्स बचे नहीं है कि वो खुद से वो प्रोडक्शन कर पाए। श्रीलंका में जो प्रोडक्शन था वो गिर गया जैसे ही फर्टिलाइजर्स बंद करे केमिकल। इनको धीरे धीरे करना था, ये इन्होंने एक साथ कर दिया। तो अगली बार जो प्रोडक्शन हुआ, खाने की कमी पड़ गई, फिर बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो सब कुछ उल्टा हुआ इनके साथ। और आपको पता ही है, चाइना ने मौका का फायदा उठाते हुए हम्बन टोटा पोर्ट है वो 99 साल की लीज पे ले लिया है। अब 99 साल बाद में पता नहीं श्रीलंका भी रहेगा कि नहीं रहेगा आजाद देश, कौन जाने। लेकिन चाइना ने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, पोर्ट लेके बैठा हुआ है, भारत को घेरने की तैयारी में। उधर ग्वादर पे नजरें टिकाए हुए हाई है वो पहले से ही। ठीक है, तो ये सारे कारण जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं श्रीलंका के कंगाल होने में। ठीक है, और श्रीलंका की पूरी कहानी की कैसे वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। श्रीलंका में कोई शांति आज की बात नहीं है, हमेशा से वहाँ 1956 क्या आज़ादी के बाद से ही वहाँ पे छुटपुट दंगे, फिर 1956 वाला एक्ट, फिर LTTE 2009 तक चला, फिर कुछ दिन शांति रही और फिर उन्होंने ये सब कर लिया। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है। अभी मालदीव भाग गए हैं प्रधानमंत्री जी, मज़े मार रहे हैं बढ़िया, और देश की हालत ये हो रखी है। जैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भाग गए अशरफ गनी संकट में छोड़ के, ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ है। तो ये सारा कुछ था मेरी तरफ से आज के वीडियो में। अगर आपको कुछ पसंद आता है या कोई बात है तो कमेंट में जरूर बताइए, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।